वेलकम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, यानी कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि पार्ट 2 रहेगा, और ये वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? यानी कि जब मशीनें आ गई थी तो भी कुछ उद्योगपति जो थे वो हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ के श्रम को प्राथमिकता देते थे। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है, सस्ता और प्रचुर श्रम उपलब्ध था। इसमें आएगा, औद्योगिकरण के दौरान अनेक गरीब किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में शहरों की ओर आए। इससे उद्योगपतियों को कम मजदूरी पर आसानी से श्रमिक मिल जाते थे। दूसरा कारण है, मशीनें महंगी थी। मशीनों को खरीदने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा उनकी मरम्मत और रखरखाव भी काफ़ी खर्च आता था, जिस कारण क्या है, उद्योगपति हैं वो हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तीसरा कारण है, कुछ उद्योगों में मौसमी श्रम की आवश्यकता थी। पुस्तक बाइंडिंग, छपाई और जहाज़ों की मरम्मत जैसे उद्योग में केवल कुछ विशेष समय पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसे उद्योगों के लिए मशीनों में निवेश करना लाभदायक नहीं था। चौथा कारण है, हस्तनिर्मित वस्तुओं की अधिक मांग थी। मशीनें ग्राहकों की पसंद के अनुसार विभिन्न रंगों, डिज़ाइनों और विशेष नमूनों वाली वस्तुएं नहीं बना सकती थी। कुशल कारीगर यह काम बेहतर ढंग से कर सकते थे। तो इस कारण जो है, हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग अधिक होती थी और जो उद्योगपति हैं वो मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। पांचवा कारण है, उच्च वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को पसंद करता था। विक्टोरियन काल में अमीर और अभिजात वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्रतिष्ठा और बेहतर गुणवत्ता का प्रतीक मानता था, इसलिए इन वस्तुओं की मांग बनी रहती थी। इस प्रकार सस्ता श्रम, मशीनों की ऊंची लागत, हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग के कारण कई यूरोपीय उद्योगपति हाथ के श्रम को मशीनों से अधिक महत्व देते थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी वस्त्रों की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवस्था विकसित की। इसका उद्देश्य व्यापारियों और दलालों की भूमिका को समाप्त करके बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए? तो इसमें आएगा, पहला है गुमास्तों की नियुक्ति। कंपनी ने गुमास्त नामक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया। उनका कार्य बुनकरों की निगरानी करना, कपड़ा एकत्रित करना तथा उनकी गुणवत्ता की जांच करना था। तो ये हमने पहले भी देखा, और आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो गुमास्ते थे वो बुनकरों पर जो है निगरानी रखने का काम करते थे। इसके अलावा दूसरा है बुनकरों पर सीधा नियंत्रण। कंपनी ने पुराने व्यापारियों और बिचौलियों को हटाकर बुनकरों से सीधा संपर्क स्थापित किया। इससे कंपनी का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। तीसरा है अग्रिम धन की व्यवस्था। बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था। इससे वे कंपनी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते थे। यानी कि जो बुनकर होते थे उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, तो उस पैसे को जो है कंपनी उनको देती थी और फिर वो बुनकर कंपनी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते थे। तो इस कारण उन्हें अपना माल जो है वो कंपनी को ही बेचना पड़ता था। चौथा इसमें आएगा
अन्य व्यापारियों से व्यापार पर रोक। जो बुनकर कंपनी से अग्रिम धन ले लेते थे उन्हें अपना तैयार माल केवल कंपनी को ही बेचना पड़ता था। उन्हें अन्य भारतीय या विदेशी व्यापारियों से व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उनको अपना कच्चा माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी और वो धन उन्हें कंपनी देती थी। आगे है कठोर नियंत्रण और शोषण। गुमस्त बुनकरों पर कड़ी निगरानी रखते थे। समय पर कपड़ा न देने या विरोध करने पर उन्हें दंडित करते थे। इससे बुनकरों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वे कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तो इस प्रकार गुमस्त व्यवस्था, अग्रिम धन प्रणाली तथा कठोर नियंत्रण के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी वस्त्रों की नियमित आपूर्ति प्राप्त करती थी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में सूती वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारखानों की स्थापना से पहले कपड़ा उत्पादन गांव में व्यापारियों, कताई करने वालों, बुनकरों, रंगरोजों और अन्य कारीगरों के माध्यम से किया जाता था। इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और भाप से चलने वाली मशीनों जैसे आविष्कारों ने उत्पादन में तेजी लाई। यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा लाई। इसके परिणाम स्वरूप कच्चे कपास का आयात तेजी से बढ़ा और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में बड़ी बड़ी कपास की मिलों की स्थापना हुई। ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग उसके औपनिवेशिक विस्तार से भी जुड़ा था। ब्रिटेन अपनी उपनिवेशों से कच्चा कपास मंगाता था और मशीनों से बने सूती वस्त्र दुनिया भर में बेचता था। भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हस्तकरघा उद्योग को कमजोर किया और ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारतीय बाजार का उपयोग किया। हालांकि मशीनों से उत्पादन बढ़ा, लेकिन श्रमिकों में बेरोजगारी का भय भी पैदा हुआ। इसी कारण कई श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों का विरोध किया। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग ने ब्रिटेन को विश्व का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और औद्योगिक क्रांति को गति प्रदान की। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसका आंसर होगा, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक रहा, के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे जो कि इस तरह से हैं। पहला कारण है ब्रिटिश आयात में कमी। ब्रिटेन के उद्योग युद्ध सामग्री के उत्पादन में व्यस्त हो गए, इसलिए भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात काफ़ी कम हो गया। दूसरा कारण है भारतीय उद्योगों को नया अवसर मिला। ब्रिटिश वस्तुओं की कमी के कारण भारतीय उद्योगों को घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने का अवसर मिला। इससे भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। तीसरा कारण है युद्ध सामग्री की बढ़ती मांग। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कारखानों को जूट की बोरियां, सेना की वर्दियां, तंबू, चमड़े के जूते, काठी तथा अन्य युद्ध सामग्री बनाने के लिए बड़े आदेश दिए, जिस कारण भी भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। चौथा कारण है नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए कारखाने स्थापित किए गए और पुराने कारखानों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। पांचवा है
रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया, काम के घंटे बढ़ाए गए तथा कई कारखानों में दोहरी पाली में काम शुरू किया गया, यानी कि डबल शिफ्ट भी शुरू की गई, जिससे भी उत्पादन जो है वो बढ़ा। इस प्रकार ब्रिटिश आयात में कमी, युद्धकालीन मांग में वृद्धि तथा उद्योगों के विस्तार के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई होगी या आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।